हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर सितंबर 2026 एग्जाम फॉर पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक एक क्वेश्चन की हम सोल्यूशन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The meaning of the word economic is most closely associated with the word free, scarce, unlimited या फिर unrestricted. The answer is B, scarce. क्योंकि economics में हम सीखते हैं कि कैसे scarce resource को use करके हम हमारे wants को fulfill कर सकते हैं and कैसे हमें choices बनाने हैं, right? So that's why answer is B, scarce. Question number 2. Which aspect of taxation involves normative economics? The incidence of tax, that is, who actually pays for the tax, the effect of the tax on incentive to work, the fairness of the tax या फिर all of the above. देखिए नॉर्मेटिव होता है जहाँ पे हम वैल्यू अपना जजमेंट वैल्यू जजमेंट दे सके, जहाँ पे हम सही गलत बता सके कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम डिस्कस कर सके, राइट? सो देखिए द इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि किसको टैक्स पे करना है वो तो फिक्स ही रहता है, राइट? इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव टू वर्क, ये भी दिस इज नॉट समथिंग जो हम डिबेट कर सकते हैं, राइट? जो इफेक्ट होता है वो हमारे सामने ही है। लेकिन जो फेयरनेस ऑफ टैक्स है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कितना फेयर है, कितना अनफेयर है, कितनी होनी चाहिए टैक्स, कितनी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज सब्जेक्ट टू डिबेट, सब्जेक्ट टू डिस्कशन, सब्जेक्ट टू जजमेंट, राइट? सो दैट्स वाई दिस एस्पेक्ट, द फेयरनेस ऑफ द टैक्स जो है ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट हम कहते हैं, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 3. When the price of a substitute for commodity X falls, the demand for X rises, falls, remains unchanged या फिर any of the above. तो देखिए X एक commodity है and let's say इसकी substitute Y है, ठीक है? तो जब Y की price fall होगी तो क्या होगा? देखिए पहले तो Y की खुद की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, राइट? एंड जो Y की substitute है इसकी डिमांड कम होगी क्योंकि अब लोग Y ही ज्यादा खरीदेंगे बिकॉज इट्स प्राइस हैज फॉलन। तो जो सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम है उसी को ज्यादा खरीदा जाएगा, राइट? तो Y की प्राइस गिरेगी तो Y को ही ज्यादा खरीदा जाएगा एंड X की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर X विल फॉल। Question number 4. If the quantity of commodities demanded remains unchanged, as the price change, the coefficient of price elasticity of demand is greater than 1, equal to 1, smaller than 1 या फिर 0. तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन demand for a commodity divided by percentage change in price of the commodity, right? तो देखिए जब प्राइस चेंज होता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड रिमेन्स अनचेंज, यानी कि देयर इज नो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0, ठीक है? और नीचे इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नीचे प्राइस ही होगा, राइट? तो देखिए जब न्यूमरेटर 0 होगा तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? 0, ठीक है? सो व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, व्हेन डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, देन कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0. Question number 5. If the amount of commodity purchase remains unchanged when the price of another commodity changes, the cross elasticity of demand between them is negative, positive, 0 या फिर 1. तो देखिए यहाँ पे भी सेम बात है कि जो परचेज कमोडिटी परचेज है यानी कि जो डिमांड है वो अनचेंज्ड है, कोई परसेंटेज चेंज इन डिमांड हुआ ही नहीं है when there is change in price of another commodity. So in that case cross elasticity क्या होगा? अगेन यहाँ पे 0 होगा because there is no change in demand of another commodity, ठीक है? Question number 6. A consumer who is below the personal budget line rather than on it is not spending all personal income, is spending all personal income, may or may not be spending all personal income या फिर is in equilibrium. देखिए below the budget line है मतलब कि is not spending all personal income. अगर बजट लाइन में होता है तो एग्जैक्टली स्पेंडिंग इनकम होता है एंड अगर बजट लाइन से बाहर होता है तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम अपने बजट से रीच नहीं कर सकते, इट इज आउट ऑफ आवर रीच, ठीक है? तो बिलो द पर्सनल बजट मतलब कि हमने सारा पैसा खर्च नहीं किया है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 7. If the marginal rate of technical substitution equals to 2, then the marginal product of capital and divided by marginal product of labor is, तो देखिए MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन L एंड K हम कैसे निकालते हैं?
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, राइट। सो 2 इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें बिल्कुल उल्टा निकालना है, राइट। हमें निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना। तो इसको उल्टा कर देते हैं एंड इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वुड बी 1/2, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, 1/2. Okay, now question number 8. When the law of diminishing returns begins to operate, the total variable cost begins to fall at an increasing rate, rise at a decreasing rate, fall at a decreasing rate या फिर rise at an increasing rate. तो देखिए, जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो तो हमेशा ही बढ़ेगा। जैसे आप इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करोगे, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाले फेज में आप होते हो ना, तो थोड़े से इनपुट इंक्रीज करने पे भी आपका आउटपुट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट राइज तो करता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में राइज, इतना ज्यादा राइज नहीं करता, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स आती है, तो अब आपका आउटपुट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, राइट। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अब आपको ज्यादा इनपुट्स लगाना पड़ रहा है। तो ज्यादा इनपुट अगर आप लगाओगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका तेजी से बढ़ेगा। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाले फेज में टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज करता है, लेकिन वहां पे डिक्रीजिंग रेट पे राइज करता है। डिमिनिशिंग वाले फेज में इंक्रीजिंग रेट पे राइज करता है, ओके। Question number 9. Which of the following industries most closely approximates the perfectly competitive model? यानी कि इनमें से कौन सा perfect competition के example है, मतलब सबसे close है perfect competition के? ऑटोमोबाइल, सिगरेट, न्यूज़पेपर या फिर व्हीट फार्मिंग? देखिए, आंसर इज व्हीट फार्मिंग, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, एंड व्हीट इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 10. In the short run, the monopolist breaks even, incurs a loss, makes a profit या फिर any of the above? देखिए, मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में कुछ भी कर सकता है। ही कैन ब्रेक इवन ऑल्सो, लॉस भी बना सकता है, प्रॉफिट भी बना सकता है। सो एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट जो है वो यूजुअली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन में एनीथिंग कैन हैपन। सो आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 11. Which form of monopoly regulation is most advantageous for the consumer? कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा? प्राइस कंट्रोल करने पे, लमसम टैक्स लगाने पे, पर यूनिट टैक्स लगाने में, या फिर ऑल द अबव 3 फॉर्म्स आर इक्वली एडवांटेजेस? देखिए, टैक्स लगाने पे तो क्यों ही कंज्यूमर को फायदा होगा, कंज्यूमर को नुकसान ही होगा ना टैक्स लगाने से, तो क्योंकि ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज प्राइस कंट्रोल। देखिए, जब एक मोनोपोली में क्या होता है कि प्राइस के ऊपर मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल बहुत हाई होता है, तो वो अपना मन चाहा प्राइस रख सकता है ना। तो इससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, और कंज्यूमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगाती है कि इससे ऊपर आप प्राइस नहीं रख सकते, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 12. When the industry is in long run equilibrium, the monopolistic competitor will produce at the lowest point on its LAC curve. Always, never, sometimes या फिर cannot say? देखिए, आंसर इज नेवर. लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस करता है, बाकी फॉर्म्स प्रोड्यूस नहीं करते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो लॉन्ग रन में इनका मेन फोकस होता है कि उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करे जहां पे MC इज इक्वल टू MR हो, ठीक है। एंड वो पॉइंट ज्यादातर ना LAC कर्व के लोएस्ट पॉइंट से पहले आता है। जैसे कि अगर ये LAC कर्व है आपका, ठीक है, तो MC इज इक्वल टू MR कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा बिफोर रीचिंग द मिनिमम ऑफ द LAC, ठीक है। और यहीं पे वो प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नीचे जाएगा तो वो कॉस्ट तो कम कर लेगा अपना, लेकिन नीचे जाने के लिए उसको प्राइस भी डिक्रीज करनी पड़ेगी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर फॉर्म को, और वो ऐसा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए ऑप्टिमम पॉइंट यहीं पे है जहां MC इज इक्वल टू MR है। यहीं पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएगा। तो इसलिए वो इस पॉइंट से नीचे जाके प्रोड्यूस नहीं करेगा। भले ही नीचे जाने पे उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन उसको प्राइस भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो यहीं पे कहीं प्रोड्यूस करेगा। सो इट डज नॉट गो टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स LAC. सो आंसर इज नेवर. लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC में सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वाले फॉर्म ही प्रोड्यूस करते हैं. Question number 13.
Which of the following is not within the scope of business economics? कैपिटल बजटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिजनेस साइकिल या फिर रिस्क एनालिसिस। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये अकाउंटिंग के स्कोप में आता है, ठीक है। बाकी कैपिटल बजटिंग हो गया, बिजनेस साइकिल, रिस्क एनालिसिस, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैपिटल को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं कि आज के दिन में 12 बजे कितनी स्टॉक है हमारे पास, इस तरह से हम मेजर करते हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की तरह नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं क्योंकि उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैपिटल को हम एट अ पॉइंट इन टाइम मेजर करते हैं, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। Question number 15. Choice is created by the abundance of resources, scarcity of resources, urgency of needs या फिर non availability of resources। देखिए choice create होता है because of scarcity। जब हमारे पास scarcity होता है resources के, तो हमें पता नहीं होता कि अब वो रिसोर्स को हम किस चीज को प्रोड्यूस करने में यूज करें, तभी हमें चूज करना पड़ता है, राइट। अगर हमारे पास अबंडेंट होता तो वो रिसोर्स हम 100 चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते थे, हमें चूज करना ही नहीं पड़ता कि ये बनाए कि ये बनाए, है ना। क्योंकि स्कैर्सिटी है, अब हम उसको सिर्फ एक ही चीज में यूज कर सकते हैं या एक आध चीज में ही यूज कर सकते हैं, तो तभी तो हमें चुनना पड़ रहा है कि कहाँ पे यूज करें और कहाँ पे ना करें, राइट। सो आंसर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। Question number 16. The industrialization and economic development of the USA, Great Britain, and other Western European countries have taken place under the condition of कैपिटलिज्म एंड लाइसेंस फेयर, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशलिज्म एंड प्लान स्ट्रक्चर या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये जो कंट्रीज है ना, इनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है एंड डेवलपमेंट हुई है, वो तेजी से क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने कैपिटलिज्म एंड लाइसेंस फेयर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया था एंड उसके बेसिस में ही इन्होंने इकोनॉमिक चलाया था, तो इनकी डेवलपमेंट भी ज्यादा हुई है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। हालांकि एक्सप्लोइटेशन भी हुआ है बट डेवलपमेंट भी हुई है, ठीक है। Question number 17. If regardless of changes in its price, the quantity demanded of a good remains unchanged, then the demand curve for the good will be horizontal, vertical, positively sloped या फिर negatively sloped। तो चलिए बना के देखते हैं, देखिए, ठीक है। Let's say this is price P1, ठीक है। तो जब प्राइस P1 है, the quantity demanded is Q1 at this point, ठीक है। अब प्राइस चेंज हो गई है, P2 हो गई है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज। तो अगेन क्वांटिटी डिमांडेड Q1 ही है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। अब फिर से प्राइस चेंज हो गई है, P3 हो गई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी Q1 ही है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आएगा। तो अब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, सो इट विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी सेम रहती है, तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है? वर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18. When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means the goods are perfect complements and therefore must be used together। तो देखिए perfect complements के केस में, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। सो वेरी हाई यहाँ पे हम नहीं कह सकते। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कैन बी यूज्ड विथ ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। देखिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, ओके। लेकिन यहाँ पे बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरी हाई, लेकिन इनफाइनाइट नहीं बोला, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। देयर इज हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स, हाँ ये करेक्ट है कि अगर बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है टू गुड्स, ठीक है, देयर इज हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, तो इन दैट केस क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स विल बी वेरी हाई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी देख लेते हैं। द गुड्स आर न्यूट्रल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर न्यूट्रल गुड्स है तो क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होएगा ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 19. Total utility is maximum when marginal utility is 0, marginal utility is at its highest point, marginal utility is negative या फिर none of the above। देखिए टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ता ही जाता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 होता है वहां पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एंड उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होने लग जाती है एंड टोटल यूटिलिटी विल ऑल्सो फॉल। तो मैक्सिमम कहाँ पे हुआ? जहां मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लग जाएगी तो टोटल यूटिलिटी भी गिरेगी।
Question number 20. Trade is not possible if countries operate under dash. एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए ना दो कंट्रीज के बीच में या तो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होनी चाहिए या तो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही कंट्री में इक्वल कॉस्ट है तो फिर हम क्यों ट्रेड करना चाहेंगे, कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ ना ट्रेड करने का, ठीक है। सो ट्रेड विल नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। Question number 21. In case of composition of international trade, dash play major role. Manufacturers, agriculture product, fuel and mining या फिर none of these. यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चीज की इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज्यादा होती है। सो आंसर इज ए, मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उनकी ट्रेड सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर फ्यूल एंड माइनिंग। Question number 22. Ricardian theory assumes perfect mobility of labor dash within the country, between the countries, both within and between countries या फिर none of these. देखिए आंसर is within the country. रिकार्डियन थ्योरी कहती है कि विद इन द कंट्री तो लेबर की मोबिलिटी जो है वो परफेक्ट है, लेकिन बिटवीन टू कंट्रीज नहीं है, तभी तो जाके कॉस्ट डिफरेंस वगैरह आता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 23. Which of the following refers to the situation that arises when consumers view products produced in an industry as similar but not perfect substitute for each other? Product differentiation, net trade, intra-industry trade या फिर constant returns to trade. तो देखिए मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट तो सिमिलर सा है लेकिन एग्जैक्टली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे या फिर इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, राइट। तो कंपटीशन है, वहां पे सब सिमिलर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर्स होता है सबके प्रोडक्ट में या सर्विस में, जिससे कि वो बाकी ब्रांड से डिफरेंट होते हैं, है ना, बाकी मैन्युफैक्चरर्स से डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Question number 24. A government's restriction on the quantity of imports of a country is known as export quota, import rent या फिर embargo. तो देखिए वेरी इजी, द आंसर इज import quota. import quota होता है कि कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कंट्री के अंदर आएगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। Question number 25. Which of the following agencies is responsible for formulating the fiscal policy in India? सेबी, देखिए सेबी फिस्कल पॉलिसी बनाता है नहीं, ये तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है जैसे कि शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, राइट। आरबीआई ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में फोकस करता है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही फिस्कल पॉलिसी बनाती है। Question number 26. Who among the following was a strong advocate of free market and minimal government activity? Adam Smith, Richard Musgrave, AC Pigou या फिर Alfred Marshall? Answer is Adam Smith. Adam Smith सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे फ्री मार्केट के, कि गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरवीन नहीं करना चाहिए और मार्केट को अपने हाल में छोड़ देना चाहिए, मार्केट अपने आप खुद को करेक्ट करता है, राइट। तो ये एडम स्मिथ थे, ठीक है। Question number 27. During depression, it is advisable to lower bank rate and purchase securities in the market, increase bank rate and purchase securities in the open market, decrease bank rate and sell securities in the open market, या increase bank rate and sell securities in the open market. तो देखिए डिप्रेशन के दौरान ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल अपने लोएस्ट पे आ रखी होती है, राइट। तो इस टाइम पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना है और उसके लिए हमें इकोनॉमी में पैसा डालना जरूरी है, और इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, बैंक रेट को लोअर करेंगे, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट देख के, कम इंटरेस्ट देख के लोग इंकरेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए और लोन लेके वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा परचेज सिक्योरिटीज भी यहाँ पे सही उपाय है, क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटी परचेज करेगी बैंक से तो वो बैंक को पैसा देगी, ठीक है, सिक्योरिटीज के बदले में पैसा देगी और यही पैसा बैंक आगे इकोनॉमी में दे पाएगा लोगों को, एंड इससे भी इकोनॉमी में पैसा जाएगा एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following options is true? Disposable income is equals to saving in household sector,
minus total consumption of household sector, incorrect, right? GNP of factor cost is equals to net indirect tax plus GNP at market price. नहीं, factor cost में तो हमें minus करना चाहिए net indirect tax को, not add. National income is equals to net domestic product of factor cost minus abroad net factor income. नहीं, अगर यहाँ पे net है तो already अब्रॉड का इनकम यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट सेविंग माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि अगर हम प्राइवेट इनकम से, ठीक है, जो प्राइवेट लोगों ने कमाया है उससे अगर हम टैक्स हटा दे एंड जो सेविंग्स है उसको हटा दे, तो वो फिर पर्सनल लोगों का जो पैसा है वो पर्सनल इनकम होगा, दैट इज जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 29. Which one of the following is included in the circular flow? Real flow, money flow, both A and B, या फिर none of these? तो देखिए आंसर इज बोथ ए एंड बी. रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों ही होता है सर्कुलर फ्लो में. अगर हम एक सिंपल सर्कुलर फ्लो को ले टू सेक्टर वाली, तो देखिए एक साइड में हाउस होल्ड, दूसरी साइड में फॉर्म, राइट. अब हाउस होल्ड क्या करता है, ये फॉर्म में अपना लेबर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट. एंड जो फॉर्म में चीजें प्रोड्यूस होती है अगेन वो हाउस होल्ड को बेचता मतलब हाउस होल्ड को देता है, राइट, बेचता है. सो ये हो गया आपका रियल फ्लो, है ना, कि लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में एंड जो बना रहे वो अगेन लोगों के पास ही आ रहा है. अब सिमिलरली मनी फ्लो भी होता है, जब हाउस होल्ड फॉर्म के लिए काम करती है तो फॉर्म इनको पे करता है पैसा, राइट. तो यहाँ पे पे हो रहा है मनी फ्लो. सिमिलरली जब हाउस होल्ड फॉर्म से सामान खरीदती है तो वो फॉर्म को भी अगेन पे कर रही है पैसा, है ना. तो ये होता है मनी फ्लो. तो ये दोनों ही फ्लो चलते रहते हैं सर्कुलर फ्लो में. सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. When planned savings are more than planned investment, firms will then dash. Reduce production until the economy returns to equilibrium. Increase production until the economy returns to equilibrium. Produce same quantity या फिर none of the above. देखिए planned saving आपका होता है C+S, right? And planned investment आपका होता है C+I. अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्लान सेविंग इज मोर. तो देखिए C+S ये आपका सप्लाई साइड रिप्रेजेंट करता है एंड C+I आपका रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड. ठीक है, तो इकोनॉमी में अभी क्या है, देखिए अब C तो अगर हम हटा दे तो S इज ग्रेटर देन I, है ना. तो ये सप्लाई साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है देन द डिमांड साइड, यानी कि ज्यादा अभी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू नाउ रिड्यूस प्रोडक्शन अंटिल द इकोनॉमी रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आपने सिंपली देखना है कि सप्लाई साइड ज्यादा है कि डिमांड साइड ज्यादा है. ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम करो, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करो. ओके. Question number 31. In an economy, MPC is 0.75. If the investment is increased by 500 crores, calculate the total increase in income. तो देखिए हमें MPC दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लायर निकालेंगे. मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75. दिस विल गिव अस 4. तो मल्टीप्लायर है हमारा 4. ठीक है, अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना बताया हुआ है, 500 करोड़, और हमें पता लगाना है कि टोटल इनकम कितने से इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो सिंपली जो ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल गिव अस द चेंज इन टोटल इनकम. ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है इसको हमने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस विल गिव अस द चेंज इन नेशनल इनकम. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, 2000 करोड़. Question number 32. What can be the minimum value of investment multiplier? 10, 1, infinity या फिर 0. तो देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC. और ये मल्टीप्लायर लोएस्ट कब होता है, व्हेन MPC इज लोएस्ट. मानो आपका MPC 0 है. ठीक है, तो इन दैट केस मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. सो दिस विल गिव यू 1 बाय 1. सो आंसर इज 1. तो देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1. ऑप्शन बी. ठीक है. Question number 33. Which of the following is true of an imperfect market structure? Participants in the market have little or no control over the outcome in the market. देखिए ये तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि जहां पे फर्म्स के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता, राइट. कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड, अगेन ये भी परफेक्ट कंपटीशन में रहता है क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ LSE में प्रोड्यूस होता है, राइट. एंड जितना एडिशनल कॉस्ट लगता है उतना ही प्राइस रहता है. द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस
may lead to loss of net benefit to the society। हाँ, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में ये चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना लोएस्ट पॉइंट में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस रहता है, प्रोड्यूसर के पास फायदा रहता है, राइट। एंड वो फायदा कभी कभी सोसाइटी के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर को तो यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में जैसे कि आपके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या ओलिगोपोली में देयर इज सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास कुछ ना कुछ फायदा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो सोसाइटी है या कंज्यूमर्स है उनको नुकसान रह सकता है। तो यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड दिस इज करेक्ट। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड मोनोपोलीज बट नॉट कार्टेल्स। नहीं, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में दोनों मोनोपोलीज एंड कार्टेल्स दोनों ही आते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 34. How does the government intervene in the supply and demand of demerit goods? तो डीमेरिट गुड्स की सप्लाई एंड डिमांड में गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल या जो भी करना है कैसे करता है, कैसे इंटरवीन करता है? बाय मेकिंग पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, करेक्ट। वो अनाउंस कर सकता है कि क्या चीज हानिकारक है, क्या फायदेमंद है। बाय अपिंग द सेल्स टैक्स ऑफ द गुड्स, हानिकारक चीजों में सेल्स टैक्स लगा सकता है ताकि वो महंगी हो जाए। एंड रिक्वायरिंग वार्निंग लेबल्स, जैसे कि हम स्मोक के सिगरेट के पैकेट्स वगैरह में देखते हैं वार्निंग लेबल लगाया होता है, राइट। तो ये तीनों ही तरीका वो अपना सकता है। सो ऑल द अबव आर करेक्ट। Question number 35. What was the main objective of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003? To achieve fiscal surplus? नहीं. To stop money laundering? नहीं. To eliminate fiscal deficit? देखिए, टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट इसका ऑब्जेक्टिव है, एलिमिनेट नहीं है। लेकिन एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लिस्ट किया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Question number 36. All of the following are variables that can be manipulated to affect fiscal policy except। तो देखिए, कौन सी चीजें फिजिकल पॉलिसी में हम वी कैन यूज टू मैनिपुलेट फिजिकल पॉलिसी? पर्सनल इनकम टैक्सेस, यस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मॉनिटरी पॉलिसी में यूज करते हैं, नॉट इन फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 37. If real exchange rate is high, it might lead to current account deficit, fiscal deficit, current account surplus या increase in foreign exchange reserves। तो देखिए, जब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी अब गुड्स महंगी हो गई है फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम होगी क्योंकि हम महंगे हो गए, ठीक है। और हमारे लिए अब फॉरेन गुड्स थोड़ी सस्ती हो गई है तो हम अब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो हमारी इंपोर्ट हो जाएगी इंक्रीज। सो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होगा? करंट अकाउंट क्या डेफिसिट इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमारी घट रही है, इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे होगा। देखिए, अब आपके बुक में आपके एमटीबी में ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर बताया है, लेकिन इट इज इनकरेक्ट। करंट अकाउंट आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज फॉलो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये तो ट्रू है, ठीक है, ट्रू। द टर्म डिवैल्यूएशन अप्लाइज टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। RBI wants Indian companies to hedge their currency, यानी कि hedge यानी कि protect करना, this is also true. Dirty float is generally followed by countries with fixed exchange rate regime, this is false क्योंकि dirty float is related to float flexible exchange rate regime, ठीक है। तो ये fixed exchange rate regime से connected नहीं है, okay। So dirty float is followed by countries having floating exchange rate system, so this is the incorrect answer. Question number 39. Sanitary regulations come under non-tariff barriers, tariff barriers, IMF या both tariff and non-tariff। तो देखिए, ये non-tariff barrier में आता है। यहाँ पे हम क्वालिटी में उसके हाइजीन को देख के रेगुलेशंस लगाते हैं, हम यहाँ पे टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। सो इट इज अ non-tariff barrier. Now question number 40. SLR should be maintained in bonds, equity, gold या फिर कैश? देखिए, SLR is generally maintained in securities जैसे कि आपके bonds, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
Question number 41. Which of the following statements is false regarding FPI, foreign portfolio investment? Speculative in nature, correct है. Investment in financial asset, correct है. Short term investment is correct, लेकिन setting up factory is incorrect. ये होता है आपका FDI में, ठीक है. So this is our answer. Question number 42. Which of the following steps should be taken by the central bank if there is excessive rise in the foreign exchange rate? Supply foreign exchange from its stock, demand more of other foreign exchange, allow commercial bank to work under less strict environment, या फिर both B and C. तो देखिए एक्सेसिव राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हो रहा है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बहुत ज्यादा है, तभी इसकी प्राइस राइज हो रही है, राइट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, इट शुड मीट द डिमांड बाय सप्लाइंग मोर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक, ठीक है. तो अगर ये सप्लाई इंक्रीज कर देगा तो फिर अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है, एंड देयर वोंट बी एक्सेसिव राइज इन प्राइस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक. अगर हम और ज्यादा डिमांड करेंगे तो और प्राइस बढ़ेगी, सो दिस विल बी इनकरेक्ट एंड दिस इज नॉट रिलेटेड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 43. One major feature of the reform was expansion of license raj, reduction of import tariffs, banned foreign companies या nationalization of bank. देखिए करेक्ट आंसर इज रिडक्शन ऑफ टैरिफ. रिफॉर्म में हम लिबरल होने की कोशिश कर रहे थे, ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम टैरिफ जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है उसको रिड्यूस करेंगे ताकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज बी. Question number 44. If foreign investment increases significantly, the most likely effect is capital inflow and technology transfer, trade isolation, decline in productivity या reduction in employment. देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में आती है तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा, कैपिटल इनफ्लो होगा एंड टेक्नोलॉजी भी आएगी. दिस इज करेक्ट. ट्रेड आइसोलेशन तो तब होता है जब वी डू नॉट, जब हम कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ नहीं करते फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट. सो दिस इज इनकरेक्ट. डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी नहीं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रिड्यूस नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 45. The term economic liberalization mainly refers to government monopoly in industries. नहीं, रिमूवल ऑफ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस. हाँ, लिबरलाइज करने का मतलब है थोड़ा खुला छोड़ देना, ओपन छोड़ देना, थोड़ा सा लीनियंट बनना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन को कम करना. एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंसिंग नहीं, अगर आप लाइसेंसिंग को एक्सपैंड करें मतलब तो आप और ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हो लाइसेंस करके, राइट. एंड टैरिफ को भी बढ़ाना इज अगेन कंट्रोल करना, लेकिन हम तो खुला छोड़ना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 46. Which of the following assumption is commonly used in classical trade theory? Increasing opportunity cost, imperfect competition, constant opportunity cost या government intervention. तो क्या आंसर इज ऑप्शन सी, constant opportunity cost. क्लासिकल थ्योरी जैसे कि रिकार्डो की थ्योरी में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, राइट. लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है. जैसे कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन शर्ट इज लाइक 2 books, तो देखिए फिर 2 शर्ट की कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 4 बुक्स, ठीक है. तो यानी कि रेशियो हमेशा सेम ही रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसी हिसाब से इट शुड इंक्रीज. एक ही रेशियो रहना चाहिए. बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं हम बाय सेइंग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आपके प्रोडक्शन के बेसिस में ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आंसर इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 47. प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू free trade policies, policies restricting import, currency appreciation या removal of tariff. देखिए प्रोटेक्शनिज्म लिबरलाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. प्रोटेक्शनिज्म में हम जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हम इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 48. If advertising expenditure increases demand by 8% when advertising rises by 4%, then advertisement elasticity is. तो देखिए advertisement elasticity कैसे निकालते हैं, percentage change in demand divided by percentage change in advertisement expenditure, right. तो डिमांड में कितना चेंज आया है 8% एंड एडवर्टीजमेंट हमने कितने से बढ़ाया है 4% से. सो आंसर इज 2, not 2%. Answer is 2. Advertisement elasticity is 2. ठीक है. Question number 49. Which of these is a drawback of socialist economies?
ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड डिलेज, हाँ सोशलिस्ट इकोनॉमीज में क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है सब कुछ, तो ब्यूरोक्रेसी एंड इनएफिशिएंसी रहता है, ठीक है। एक्सेसिव कंपटीशन नहीं, ये तो कैपिटलिज्म में होता है, नॉट सोशलिज्म। हाई इनकम इनइक्वालिटी भी कैपिटलिज्म में रहता है। एंड अनरेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि you can own private property, that is also in capitalism. So correct answer is option A. Question number 50. When managers use economic theory to decide between alternative production techniques, they are using business economics as a theoretical concept only, a decision making tool, pure statistics, या फिर a macroeconomic policy. वो डिसीजन लेने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक थ्योरी को यूज कर रहे हैं टू डिसाइड कि हम अपने बिजनेस में कौन सा टेक्निक यूज करें। सो एज अ डिसीजन मेकिंग टूल वो यूज कर रहे हैं। सिंपल कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है ये भी। Question number 51. For a discriminating monopolist, price discrimination depends mainly on cost of production, size of market, elasticity of demand या government regulation. हमारे RTP में भी आई थी ये question, right? And answer is elasticity of demand. क्योंकि देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए डिफरेंट सब मार्केट्स में डिफरेंट इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो इट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा, अगर डिफरेंट होगा तभी हो पाएगा। Question number 52. Which type of industry is typically most sensitive to business cycle fluctuation? Non-durable goods, durable and capital goods, basic service या government service? Answer is a durable and capital goods, क्योंकि ये long term के लिए हम इनको परचेज कर रहे होते हैं, ये महंगे भी होते हैं, तो हम बिजनेस मतलब हम थोड़ा केयरफुल होके कि अगर बिजनेस डाउन टर्न में है बिजनेस साइकिल तो हम इनको थोड़ा डिले करते हैं, राइट। एंड जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो हम इनको ज्यादा परचेज करते हैं। सो दे आर अफेक्टेड। बाकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स इतने अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि ये डेली यूज के सामान होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते, तो हम इतने सोचते भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53. इंटरेस्ट रेट हाइक्स aimed at controlling inflation are most likely to be used during which phase of business cycle? कॉन्ट्रैक्शन, ट्रो, एक्सपेंशन और पीक या फिर रिकवरी? देखिए इन्फ्लेशन हाई कब होती है, वो एक्सपेंशन या पीक के फेज में होता है, राइट। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की, तो चीजों की प्राइसेस भी बहुत बढ़ रही है एंड उसके वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंशन वाले फेज में, और यही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो आंसर इज एक्सपेंशन और पीक। Question number 54. One limitation of using GDP as a welfare measure is that it accounts for intermediate goods, nahi. Records value of illegal activities, nahi. Ignores income distribution, correct. Includes only final goods is also correct, लेकिन includes only final goods ये limitation नहीं है ना, ये तो we have to include final goods only to avoid double counting, तो ये तो करेक्ट है। जो लिमिटेशन है दैट इज कि इट इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता तो होता है कंट्री कितना कमा रहा है, लेकिन कौन से मतलब लोगों के पास कितना जा रहा है, राइट। इज देयर अ गैप बिटवीन इनकम गैप क्या हो रहा है लोगों के बीच में, इज देयर अ वेल्थ गैप, वो हमें नहीं पता चलता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटेशन। Question number 55. The main reason GDP may not reflect living standard is its inability to measure output, capture non-market activities, include all finished goods या reflect total factor cost। देखिए GDP आउटपुट तो मेजर करता है, ऑल फिनिश गुड्स को भी इंक्लूड करता है एंड टोटल फैक्टर कॉस्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज को कैप्चर नहीं करता। और कभी कभार जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज से भी पता चलती है, जैसे कि हाउस होल्ड में केयर हमें कितना मिल रहा है, राइट। हमारे यहाँ वॉलंटियर सर्विसेज कितनी है एंड ये सब चीजें, ठीक है, जो कि इट इज नॉट वैल्यूड इन मनी, लेकिन ये लिविंग स्टैंडर्ड को जताता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 56. Expansionary fiscal policy involves higher taxes and lower spending, lower taxes and higher spending, higher interest rate या फिर lower imports। देखिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी कि हम इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हमें इकोनॉमी में ज्यादा पैसे डालने हैं। तो ज्यादा पैसे डालने के लिए हमें टैक्स को कम करना पड़ेगा ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे रहे एंड गवर्नमेंट को इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी में पैसा जाए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 57. Grants provided by the central government to states fall under which category of public finance? Externalities correction, nahi. Revenue sharing and fiscal federalism, yes.
देखिए जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देता है, यानी कि स्टेट्स के साथ शेयर कर रहा है अपनी रेवेन्यू, राइट? सो इट कम्स अंडर रेवेन्यू शेयरिंग एंड फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58, फिस्कल पॉलिसी इंटेंडेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इज एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, न्यूट्रल या फिर मॉनिटरी? तो देखिए हमें इन्फ्लेशन को अगर रिड्यूस करना है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाएंगे, जहां पे हम इकोनॉमी में पैसे कम करेंगे, ठीक है? अगर इकोनॉमी में पैसे ज्यादा डालना है तो वो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे। अगर पैसे हमें इकोनॉमी से सक इन करना है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी से पैसे निकालनी है अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगा। एंड इन्फ्लेशन कब होती है? जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, राइट? तो अब हमें पैसे निकालने हैं इकोनॉमी से, सो वी यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। Question number 59. In the simple Keynesian model, stability of equilibrium exists if APC is less than 1, APS is less than 1, MPC is less than 1 या फिर none of the above। तो देखिए आपके बुक में तो शायद इसका आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है आपके एमटीपी में, लेकिन मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्योंकि देखिए अगर हम ऑप्शन सी को देखें, एमपीसी इज लेस देन 1, तो एमपीसी तो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, ये हमें पता है, राइट? लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, ये अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी में हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, राइट? तो इस सिचुएशन में डिस सेविंग हो जाएगी इकोनॉमी में, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, राइट? जितना हम कमा रहे हैं उससे कम ही हमारे खर्चे होने चाहिए। सो एपीसी शुड ऑलवेज बी लेस देन 1 टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इकोनॉमी में हम सेविंग से हमें सेविंग्स को यूज करना पड़ेगा, एंड दैट विल लीड टू डिस सेविंग, एंड फर्दर इकोनॉमी में डेवलपमेंट फिर करना मुश्किल होगा अगर कुछ सेविंग ही नहीं रहेगी तो, ठीक है? सो स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपके पास और कोई एक्सप्लेनेशन है जिससे कि ऑप्शन बी को करेक्ट बताता है तो आप शेयर करिए, पर मुझे लगता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही, ठीक है? तो चलिए मूव ऑन करते हैं। Question number 60. Positive economics means does not depend on market interactions, only looks at the best part of the economy, examines how the economy works as opposed to how it should work, is very subjective। तो देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट कि कैसे वर्क करनी चाहिए, हाउ शुड इट वर्क, इस तरह के ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट नहीं देती। ये बस एनालाइज करता है, राइट? रिलेशनशिप एनालाइज करता है, कॉज एंड इफेक्ट एनालाइज करता है। इट जस्ट लुक्स एट हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 61. What is the function of the GDP deflator? It evaluates inflation by utilizing the present production basket. It shows real GDP growth based on current production. The GDP deflator is in real terms while CPI is in nominal terms, या फिर none of the above। तो देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करता है कि कितनी इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में फर्क आ रहा है, ठीक है? देखिए ऑप्शन बी भी कहीं ना कहीं हमें सही लग सकता है कि इट शोज रियल जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन करेंट प्रोडक्शन, लेकिन ये इतना सही नहीं है, क्योंकि देखिए डिफ्लेटर आपको दिखाता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, लेकिन रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है ये चीज ये नहीं दिखाता, ठीक है? सो बी भी करेक्ट नहीं है एंड सी भी करेक्ट नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62. If labor continues to be used intensively despite high battery prices, the most logical explanation is labor is relatively cheaper than capital, capital is freely available, the economy is socialist, या producers ignore cost minimization। तो देखिए लेबर ज्यादा यूज हो रहा है इस इकोनॉमी में, तो इसका ये मतलब है कि लेबर इज रिलेटिवली चीपर, तभी तो लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 63. In Cobb-Douglas production function, the constant represent prices of inputs, units of output, technology parameters या marginal productivity। तो देखिए आंसर इज ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो जो कांस्टेंट के है वो रिप्रेजेंट करता है कि करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आपके अगेन एमटीपी में इसको ए बताया हुआ है करेक्ट आंसर इसका, लेकिन ए नहीं है, ए गलत है, करेक्ट आंसर इज सी। Question number 64. Normal price is determined in the very short period, long period या फिर market period। ठीक है, आंसर इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में हमारे पास इनफ टाइम होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने इनपुट्स को चेंज करने के लिए, राइट? सो उस टाइम पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है, जो प्राइस होता है चीजों का, उसी को हम नॉर्मल प्राइस कहते हैं।
Question number 65. The IT bubble burst illustrates failure of fiscal policy, demand forecasting, innovation theory या growth over profit strategy. The answer is the growth over profit strategy. देखिए मतलब एक बिजनेस को ना हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचनी चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन आईटी बबल बर्स्ट किस लिए हुआ है, इसी की वजह से हुआ है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया रादर देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। तो इसके वजह से जब बबल बर्स्ट हुई तो बिजनेस पूरा क्रैश हुआ है ना। सो इट शोज द फेलियर ऑफ ग्रोथ ओवर प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रोथ करो, एक ही साथ अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे तो इट विल बर्स्ट। Question number 66. The trough phase of business cycle is characterized by trough होता है lowest phase, right? Peak employment levels, क्या employment highest होती है यहाँ पे? नहीं, right? Maximum aggregate economic activity, क्या economic activity बहुत high maximum होती है? नहीं. Lowest point of aggregate economic activity, हाँ, this is correct. Rapid expansion is also incorrect. So correct answer is option C. Question number 67. Tobin's portfolio approach modifies Keynesian liquidity preference by introducing perfect certainty, risk neutral behavior, risk return trade off and diversification या फिर zero transaction cost। तो देखिए आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी 3 कारण देती है, राइट, मनी होल्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव। और इसी में ऐड करते हुए टॉबिन कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब लोग ये भी देखते हैं कि मनी को होल्ड करना एंड अदर एसेट्स को होल्ड करने में वो रिस्क एंड रिटर्न देखते हैं, राइट, कि कितना मनी में होल्ड रखना है, कितना अदर एसेट्स में रखना है, बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न दे प्रोवाइड। एंड इस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं लोग अपने वेल्थ को, ठीक है। सो ये टॉबिन का अप्रोच है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड डाइवर्सिफिकेशन। Question number 68. A contractionary monetary policy is least effective in influencing output when interest elasticity of investment is high, the economy operates under liquidity trap, exchange rates are flexible या asset prices respond strongly to interest rate। देखिए monetary policy least effective या ineffective होता है, liquidity होती है liquidity trap के दौरान, जब economy liquidity trap में होती है, ठीक है। So correct answer would be option B. Question number 69. If a central bank intervenes in the foreign exchange market to prevent appreciation of domestic currency by purchasing foreign assets, the immediate impact on BOP accounts will be increase in current account surplus, increase in capital account deficit, increase in official reserve asset या reduction in errors and omissions। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि अभी अभी हमने फॉरेन एसेट्स को परचेज किया है, राइट। सो इट विल शो एन इंक्रीज इन आवर ऑफिशियल रिजर्व्स एसेट्स। जो करंट अकाउंट सरप्लस है, देखिए इसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, एंड इसको हम कैपिटल अकाउंट में भी नहीं दिखाते हैं एज अ डेफिसिट। करेक्ट आंसर हमारा इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व एसेट ही रहेगा, ठीक है। Question number 70. Which committee's recommendations led to the reduction of reserve requirement SLR and CRR in the early 1990s? Kelkar Committee, Narashima Committee, Chelia Committee या Gadgil Committee? Answer is Narashima Committee. Question number 71. According to the India Development Update 2022 by the World Bank, why is India's economy considered more insulated from global spillovers compared to other emerging market? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, राइट। और जब भी दुनिया में कुछ भी होता है, जैसे कि कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे किसी को इकोनॉमिक सैंक्शन हो रहा है, कहीं पे किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है इंटरनेशनली, तो उस चीज से इंडिया इंसुलेटेड क्यों रहता है, यानी कि इंडिया को इतना ज्यादा अफेक्ट क्यों नहीं होता जितना बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज को होता है इंटरनेशनल हरकतों से, ठीक है। तो कारण क्या है उसका? ड्यू टू इट्स 100% रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर पे 100% रिलाई करता है? नहीं, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एंड लेस एक्सपोजर टू इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंडिया का इंटरनल मार्केट ही इतना ज्यादा है कि अगर बाहर कुछ होता है तो हमें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, हमारी इंटरनल मार्केट इतनी अफेक्ट नहीं होती, और उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज में इतना रिलाई नहीं करते, हम अपने इंटरनल मार्केट में
हमारा एक स्टेबिलिटी है, ठीक है। सो दैट्स वाई बाहर के जो चीजें हो रही है उससे हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। बिकॉज इट हैज नो एक्सटर्नल डेट, नहीं हमारा एक्सटर्नल डेट है, दिस इज नॉट करेक्ट। ड्यू टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन्ड बाय आरबीआई इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 72. Automatic stabilizers operate only after government approval without deliberate policy changes through monetary policy या through foreign trade policy। देखिए ऑटोमेटिक वर्ड यूज हुआ है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि बिना कोई पॉलिसी चेंज के या बिना किसी के अप्रूवल के अगर ऑटोमेटिकली वो चीज काम करने लग जाए हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए तो उसको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, विदाउट डेलिबरेट पॉलिसी चेंजेस, ठीक है। ये ऑपरेट होता है विदाउट एनी पॉलिसी चेंजेस, विदाउट एनी decision required, without any approval required. Question number 73. The 25% decline in the stock market. In this scenario, it can be classified as a leading indicator predicting future economic recovery, a coincident indicator reflecting current economic conditions, a lagging indicator showing past economic performance, या फिर an unrelated financial market fluctuation. तो देखिए स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन हुआ है, राइट। अब स्टॉक मार्केट जो है इसको हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं क्योंकि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर 25% डिक्लाइन हुआ है तो ये कोई फ्यूचर में ग्रोथ या रिकवरी तो नहीं दिखा रही, ये तो डिक्लाइन दिखा रही है, राइट। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए क्योंकि इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, लेकिन जो इसका सेकेंड हाफ है ये मिस्टेक है बिकॉज इट इज नॉट प्रेडिक्टिंग रिकवरी। एंड देखिए बाकी ऑप्शन भी अगर हम देखें तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर तो नहीं है, ना ये लैगिंग इंडिकेटर है, ना ही ये अनरिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन है क्योंकि इसको ज्यादातर हम लीडिंग इंडिकेटर ही मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलत है, इसमें ऑप्शंस कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ जो पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ए लग रहा है, बट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, सो यू डोंट हैव टू वरी, बट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। एंड बेस्ट अगर हम ऑप्शन इनमें से चूज कर सके तो ऑप्शन ए वुड बी द बेस्ट इनमें से, ठीक है। Question number 74. Which market structure is characterized by extreme product differentiation? Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly या monopoly? The answer is monopoly क्योंकि monopoly में ऐसा product और कोई है ही नहीं, right? It is a very unique product क्योंकि एक ही seller है तो there is extreme differentiation, मतलब ऐसा कोई और product है ही नहीं। monopolistic competition में भी there is differentiation, लेकिन extreme differentiation हमें सिर्फ monopoly में देखने को मिलता है। Question number 75. A manufacturing firm finds that the selling price of its product is below average total cost but above average variable cost. यानी कि average variable cost से तो ऊपर ही price है, ठीक है। In the short term, according to the firm's behavioral principles, the most rational decision is to shut down immediately because the firm is incurring losses. नहीं, देखो शट डाउन पॉइंट होता है जब आपकी प्राइस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं मीट कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो मीट कर रहा है ना, बस एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है। सो यू शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रहा है, अब उसके अलावा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कुछ कुछ रिकवर हो रहा है बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बी, कंटिन्यू प्रोडक्शन बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट आर फुली कवर्ड एंड पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट is also recovered, so this would be the correct answer, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है कंटिन्यू प्रोडक्शन ओनली इफ प्राइस इक्वल्स एवरेज टोटल कॉस्ट। नहीं, प्राइस को एवरेज टोटल कॉस्ट होने की जरूरत नहीं है, प्राइस को बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होने की जरूरत है, ठीक है। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन indefinitely till total revenue is maximized is also incorrect। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। Question number 76. A software company offers student, corporate and institutional licenses for the same software at different prices. The pricing is based on identifiable customer groups rather than quantity purchases. This is an example of first degree price discrimination, second degree price discrimination, third degree price discrimination या फिर पीक लोड प्राइसिंग। तो देखिए यहाँ पे हम डिफरेंट कस्टमर ग्रुप या कस्टमर सेगमेंट बना के फिर प्राइस अलग चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
Question number 77. A group of 5 cement manufacturers secretly agree to fix prices and production quotas to maximize their joint profit and discourage new competitors. This market arrangement is best classified as कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या प्योर कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं क्योंकि ये मिलके चीजें करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मिलके दे वांट टू अग्री एंड फिक्स प्राइस एंड प्रोडक्शन कोटा, तो ये एक दूसरे के साथ कोल्यूड करना चाह रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 78. A pharmaceutical company decides not to establish an additional manufacturing unit because the expected saving from technical specialization would be outweighed by higher administrative complexity, communication delays, and rising coordination cost. Which concept best explain this decision? Opportunity cost, diseconomies of scale beyond the optimum level of production, law of demand या consumer equilibrium. The answer is option B, diseconomies beyond optimal level of production। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर ये एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे यानी कि और अगर ये स्केल बढ़ाएंगे तो इनको यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, डिले हो रहा है कम्युनिकेशन में एंड कोऑर्डिनेशन कॉस्ट भी लग रहा है, राइट। तो स्केल बढ़ाने का यहाँ पे नुकसान इनको होगा, एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने का यहाँ पे फायदा नहीं, नुकसान ही ज्यादा दिख रहा है, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल। Question number 79. The effect of increased CRR will be reduced or nullified if bank rate is reduced, securities are sold in open market, SLR is increased, या फिर people do not borrow from non-banking institutions। तो देखिए जब हम CRR इंक्रीज करते हैं तो हम बैंक के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो अगर रिजर्व्स वो ज्यादा पैसे उनको रिजर्व में रखना पड़ रहा है तो वो कम पैसे इकोनॉमी में दे पा रहे हैं, है ना। सो इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है इट इज डिक्रीजिंग, जो मनी सप्लाई है इट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो अब इसको अगर हमें रिड्यूस करना है या नलिफाई करना है तो हमें ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जो मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। अब देखो, अब बैंक रेट रिड्यूस करने से क्या होगा, बैंक की इंटरेस्ट रेट अगर हम रिड्यूस करें तो लोग ज्यादा लोन लेने में अट्रैक्टेड होंगे, राइट। तो वो ज्यादा लोन लेंगे एंड इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। सो दिस कैन बी, तो ये रिड्यूस एंड नलिफाई करेगा, दिस कैन बी आवर आंसर, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। देखिए अगर सिक्योरिटीज हम आरबीआई सेल करता है ओपन मार्केट में तो वो सिक्योरिटी मार्केट को दे रहा है एंड मार्केट से पैसा ले रहा है। तो अगेन ये क्या कर रहा है, आरबीआई मार्केट से मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो ये तो रिड्यूस एंड नलिफाई नहीं करेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम एसएलआर इंक्रीज कर देंगे, एसएलआर इज अनदर काइंड ऑफ रिजर्व, राइट। तो अगेन बैंक को ज्यादा रिजर्व रखनी पड़ेंगी एंड मनी वो कम दे पाएंगे कस्टमर्स को, राइट। तो इससे भी मनी सप्लाई डिक्रीज होगी एंड पीपल डू नॉट बोरो फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अगर पीपल बोरो नहीं करेंगे तो अगेन यहाँ पे मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है एंड जो रिड्यूस एंड नलिफाई कर रहा है, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Question number 80. FDI is prohibited in all the following except, तो इनमें से कौन सा में FDI prohibited नहीं है? एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग या बैंकिंग ऑपरेशंस। तो देखिए बैंकिंग ऑपरेशंस में एफडीआई इज नॉट प्रोहिबिटेड, बाकी 3 चीजों में इट इज प्रोहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 81. स्टैगफ्लेशन means prices are falling and purchasing power is increasing, is in the form of a low rate of growth combined with general price level increase, means high rate of growth combined with rise in general price level, means that due to increase in cost of products prices of final products are increasing। देखिए स्टैगफ्लेशन 2 वर्ड से बना है, एक तो स्टैग्नेशन, दूसरा इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि ग्रोथ नहीं है, आप स्टैग्नेंट हो लेकिन प्राइसेस आपके फिर भी बढ़ रही है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कि ग्रोथ रेट लो है, स्टैग्नेंट है लेकिन प्राइस लेवल बढ़ रही है। Question number 82. The kinked demand curve model of oligopoly assumes that response to a price increase is less than response to a price decrease. Response to price increase is more than response to a price decrease. Elasticity of demand is constant regardless of whether price increase or decrease. Yeah, elasticity of demand is perfectly elastic if price increases and perfectly inelastic if price डिक्रीजेस होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि किंग डिमांड कर्व में क्या होता है कि जब
ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होते हैं, राइट। तो जब कोई फर्म प्राइस इंक्रीज करता है तो बाकी फर्म्स उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब कोई प्राइस डिक्रीज करता है तो बाकी भी डिक्रीज कर लेते हैं ताकि कस्टमर्स वो लूज ना करें, ठीक है। तो प्राइस जब इंक्रीज करता है कोई तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन डिक्रीज करने में देयर इज हाई रिस्पॉन्स, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन अ रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। Question number 83. Which of the following is not a part of fiscal policy? Subsidy under public distribution system. देखिए फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडी जैसे टूल्स तो यूज करते ही है, राइट। सो दिस इज अ पार्ट। Control of population, नहीं, it is not a part. Imposition of taxation, again tax is a part. And issue of bonds by the government is also a part of fiscal policy. लेकिन control of population नहीं है, ठीक है, it is not a part of fiscal policy. ये demographic policy के अंतर्गत आ सकता है। The correct answer is option B. Question number 84. In the long run, normal profits are included in the dash curve. LAC, LMC, AFC या फिर SAC। तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स LAC कर्व जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है उसी के अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 85. A firm encounters its shutdown point when average total cost equals price at the profit maximizing level of output, average variable cost equals price at the profit maximizing level of output, average fixed cost equal price at profit maximizing level of output या marginal cost equal price at profit maximizing level of output. The answer is option B. shutdown point के लिए हम average variable cost को देखते हैं कि price average variable cost को एटलीस्ट कवर कर सके, राइट। एंड जहां पे प्राइस बिल्कुल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है तो दैट इज द पॉइंट टू शट डाउन, क्योंकि यहाँ पे ना आपको गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। सो इट्स बेस्ट कि यहाँ पे शट डाउन करें, क्योंकि आगे और अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके। Question number 86. The efficient scale of production is the level of output at which average fixed cost is minimum, average variable cost is minimum, average total cost of is minimum या marginal cost is minimum. देखिए efficient होने के लिए हमारा जो total cost है वही कम होना चाहिए, ठीक है। So average total cost is minimum. Question number 87. A business economy involves the theory of business economics with नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। Question number 88. Giffen paradox is an exception of demand, supply, production या फिर utility. Giffen paradox जो giffen goods होता है, it is an exception to the law of demand. Question number 89. MC curve in a perfectly competitive industry depicts डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व या टोटल कॉस्ट कर्व। इट डिपिक्ट्स द सप्लाई कर्व, क्योंकि जहां जहां पे एमसी कर्व हमारा एमआर कर्व को कट करेगा उतनी उतनी क्वांटिटी वुड बी द ऑप्टिमम क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये एक तरीके से सप्लाई कर्व की तरह काम करता है फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 90. OPEC इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या डुओपोली। देखिए ओपीईसी इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो देर आर अ फ्यू कंट्रीज ओनली इन द वर्ल्ड जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं जो ओपीईसी का पार्ट है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे से लाइक कोऑर्डिनेट करके भी ये चीजें करते हैं एंड देर आर लेस देन 10 इन नंबर एंड लाइक दे डिपेंड, इनकी एक्टिविटीज एक दूसरे के एक्टिविटीज में डिपेंड भी होता है। तो ये ओलिगोपोली के एग्जाम्पल है, ठीक है। Question number 91. Which of the following method is used to estimate the national income of India? Expenditure approach, consumer price index method, profit and loss method या balance of payment approach। तो देखिए नेशनल इनकम मेजर करने का तो एक ही अप्रोच यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट अप्रोच, राइट। सो इट इज ऑप्शन ए। बेसिक इंडिया सारे ही अप्रोच यूज करता है, इनकम मेथड भी यूज करता है एंड देन वैल्यू एडेड मेथड भी यूज करता है सर्टेन जगह पे, एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच भी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और दो अप्रोच की नाम ही नहीं मेंशन किया गया एंड ये सारे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अप्रोच है भी नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92. Which statistical yearbook published by the CSO includes the data and analysis on the system of regional accounts in India? तो रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया के डेटा कौन से बुक में पब्लिश करी जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंशियल ईयर बुक या नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स या नन ऑफ दिस। द आंसर इज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। Question number 93. The Keynesian theory emphasizes the role of dash in influencing national income.
एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड या फिर नन ऑफ दिस? द आंसर इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि कीन्स की जो थ्योरी है ना वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है, ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जब इकोनॉमी में कुछ भी हलचल होती है तो स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए, ऐसा कहता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। Question number 94. Which of the following is a reason why market fails? Perfect competition नहीं, market monopoly की वजह से fail करता है, not because of perfect competition. Absence of externality, market fail करता है because of presence of externality, not absence. Adequate provision for public good नहीं, अगर public good के लिए adequate provision नहीं है, enough नहीं है public good, तब fail होता है, ठीक है, adequate होने पे नहीं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, हाँ, अगर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है यानी बायर्स एंड सेलर्स को सेम इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास, देन मार्केट फेल कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 95. After the budget is prepared, it is usually sent to the President for approval, the Supreme Court for review, the Parliament and Legislature for approval and debate या फिर none of these? तो बजट बनने के बाद पहले पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर में, यानी कि जो राज्यसभा लोकसभा होती है हमारी, तो वहां पे पहले जाती है एंड वहां पे डिस्कशन होता है, डिबेट होते हैं, चेंजेस होते हैं और तब जाके एंड में प्रेसिडेंट की अप्रूवल होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 96. If the autonomous consumption equals to rupees 2000 and marginal propensity to consume equals to 0.8, if disposable income equals to 10,000, then total consumption will be, तो देखिए टोटल कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन तो इंक्लूड होगा ही, प्लस जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू आपका डिस्पोजेबल इनकम, ये पार्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 2000 है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 इनटू आपका डिस्पोजेबल इनकम इज 10,000, ठीक है। तो इसका हिसाब करो एंड आंसर आपका टोटल आएगा 10,000। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C. Question number 97. Inflation target is set by the government of India in consultation with RBI once in every dash year, 2, 5, 3 and 4. The answer is 5 year. Every 5 year target set किया जाता है, ठीक है। Question number 98. Which initiative of Niti Aayog facilitates and improves access to Indian government data? India Policy Insights, E-Amrit, NDAP, National Data Analytics Platform या फिर शून्य? तो ये आंसर इज NDAP, राइट, काफी क्लियर है, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये। तो यहाँ पे आपको सारे इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा मिल जाएगी। ई अमृत में भी डाटा होता है लेकिन ये सिर्फ व्हीकल्स को लेके, ईवीज को लेके डाटा होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज NDAP। Question number 99. Dash refers to the way one person's value for a good or service is affected by its value to others. Bandwagon effect, network effect, economies of scale या फिर both B and C? देखिए इसका आंसर है नेटवर्क इफेक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विस ऐसी होती है ना कि जब ज्यादा लोग उसे यूज करने लग जाए ना तो उसकी वैल्यू और बढ़ती है एंड आप उसको यूज करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे डिपेंड्स कि बाकी लोग उसे यूज कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप की वैल्यू इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं। तो वहां पे अगर आप व्हाट्सएप पे अपने फोन में डाउनलोड करोगे तो यू कैन एक्सेस मेनी पीपल जो व्हाट्सएप चलाते हैं, राइट। अब अगर कोई आपके फ्रेंड्स या फैमिली व्हाट्सएप पे नहीं होते तो शायद आप भी व्हाट्सएप यूज नहीं करते, राइट। तो एक चीज की वैल्यू इस वजह से डिटरमाइन हो रहा है आपके लिए कि बाकी लोग उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100. Investments which are reciprocal investment between countries are referred to as dash. Horizontal direct investment, vertical direct investment, two-way direct foreign investment या conglomerate foreign investment? देखिए आंसर इज ऑप्शन सी, two-way direct foreign investment, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है, वो भी कर रहे हैं आप भी वहां पे कर रहे हो, ठीक है। ओके, Now, before you go, I would like to introduce you to my business economics test series for CA Foundation. देखिए ये टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे एंड इनफैक्ट यूनिट वाइज में मिलेंगे एंड इसमें इनफ क्वेश्चन होता है कि आप उस यूनिट को अच्छे से समझ सको एंड एग्जाम में भी अच्छे से स्कोर कर सको। इसमें आपके PYQs के, MTPs के, RTPs के सारे पुराने ये इन सब के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। इसके अलावा मेरे एडिशनल क्वेश्चंस भी है ताकि आप 100% प्रिपेयर हो सको एग्जाम के लिए, ठीक है।
एंड मतलब इसमें क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है कि आपको आप अपने फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको स्कोरिंग मिलेगी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगी, एंड फिर आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी एवरी क्वेश्चन की। तो आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी क्योंकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए, राइट। एक ही जगह में जब एमसीक्यूज भी हो एंड एक्सप्लेनेशन भी हो तो आपकी प्रिपरेशन तेजी से आगे बढ़ती है ना। इसके अलावा इसमें मैं डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइड करती हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन में अटकते हो, चाहे मेरी टेस्ट सीरीज के हो, चाहे मॉड्यूल के एमसीक्यूज के हो, या कोई भी टीचर के एमसीक्यूज, ठीक है। आपको जो भी कंफ्यूजन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एंड आई ट्राई टू, मैं डाउट रिजॉल्व करती हूँ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये रहता है। इसमें आपको एक फ्री ट्रायल भी मिलता है चैप्टर 1 की टेस्ट की, तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना फ्री ट्रायल को। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो यू कैन परचेज दिस टेस्ट सीरीज एट ₹299 ओनली। अगर आपको और कुछ क्वेरीज है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो आप मुझे ईमेल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी cscinderellaclasses.in पे, चेकआउट करिए। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज का पार्ट बनते हो तो, एंड आई विल हार्टली वेलकम यू टू माई ग्रुप, ओके। तो चलिए, so with this we've come to the end of MTP series 1 for September 2026 एग्जाम। तो आई होप आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप या ईमेल से रीच आउट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।